हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर मॉडल। तो इससे पहले हम पिछले वाले लेक्चर्स में रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल्स और डाल्टन्स का जो थ्योरी दिया था वो, और जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने जो E/M रेशियो दिया था वो, ये सब लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं और अभी आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले हमारे वो पहले वाली वीडियो देखें। इससे आपको आगे चैप्टर समझने में आसानी होगी और बोर मॉडल है वो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल्स। तो बोर मॉडल्स क्या करता है, बोर मॉडल्स है क्या? बोर मॉडल है वो बेसिकली हाइड्रोजन का जो हमें एक्सपेरिमेंटली जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे डिफाइन करता है। तो बोर ने उसे डिफाइन करने के लिए पोस्टुलेट्स दी थी। उसे एक एक करते भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं। जो पहली जो बोर ने जो पहली पोस्टुलेट दी थी वो थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और न्यूक्लियस के ऑर्बिट चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमता है। यही था। तो अभी आप बोलेंगे कि यह तो रदरफोर्ड ने बता दिया था। तो हाँ, जो बोर मॉडल है वो बेसिकली रदरफोर्ड के ऊपर, मतलब रदरफोर्ड को बेस में मानकर ही बनाया गया है। यानी तो रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया था उसी को मानकर आगे बढ़ता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और एटम का अधिकतर भाग खोखला होता है और अधिकतर भाग वो वेट है, अधिकांश भार वो न्यूक्लियस में होता है। यही सब रदरफोर्ड ने बताया। तो जो बोर है वो भी यही मानते हैं, उसी को आधार मानकर अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहली जो पोस्टुलेट थी, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो ये चक्कर इसलिए लगाता है क्योंकि उधर उसमें कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। इसकी वजह से वो चारों ओर घूमता रहता है। तो इसे सुनकर लोगों ने क्या किया, लोगों के मन में डाउट है। लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन आप बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन तो होगा, कुछ तो कंडीशन होगा। ऐसे तो फिर मान लें कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों यहां चक्कर लगा सकता है, यहां भी चक्कर लगा सकता है। और मान लेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन वो भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जिसका रेडिएशन 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, उतना, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो रदरफोर्ड ने उसका आंसर अपनी दूसरी पोस्टुलेट में देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके लिए स्पेशली डिफाइंड जो ऑर्बिट्स होता है, स्पेशली अरेंज जो ऑर्बिट्स होता है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो वो कौन सी होती है? तो बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है उन्हीं में जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो ये एंगुलर मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? h बार या h/2π का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमता है। तो सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि ये ऐसे होता है, इसमें जिसका मैग्नीट्यूड इससे बिलोंग करेगा उसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और अब पढ़ते हैं थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट में सेकेंड पोस्टुलेट जब बोर ने प्रस्तुत की तो उसके बाद में लोगों ने और डाउट रहे और पूछा कि अगर चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि इन्हीं में आपने डिफाइन कर दी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उसमें वर्ताकार या सर्कुलर पाथ में गति करेगा, घूमेगा, तो वो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा और वेलोसिटी है जो चेंज होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगा और उसमें आएगा एक्सीलरेशन। और हम जानते हैं और मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो अगर एक्सीलरेटेड होता है या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वो रेज उसके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो अगर इसके अनुसार माने तो
अगर इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होने की वजह से उसे इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे इसका ऐसे घूमते घूमते ऐसे और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करता? तो इसका जवाब है वो नील्स बोर देते हैं अपनी थर्ड पोस्टुलेट में, जिसमें वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं ठीक है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जिस इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज और मींस जो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशली जो डिफाइंड ऑर्बिट्स होती है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करता है, उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ना वो गेन करता है ना वो इमिट करता है। ये थी बोर्स की थर्ड पोस्टुलेट। तो लेकिन हम जानते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि एटम से हमें एनर्जी मिलती है, या एनर्जी हम कई बार एटम वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। तो उसके लिए बोर ने सोचा कि ये पूर्णतः सही नहीं है, तो बोर ने एक और पोस्टुलेट दी, और उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करता है। ऐसा नहीं है एनर्जी गेन नहीं करता, लेकिन आप बता रहे हैं वैसे नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी देता भी है, लेकिन स्पेशल कंडीशन होता है उन्हीं में देता है। वो किस में देता है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ये मान लीजिए ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के स्पेशली डिफाइंड, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ इस पोस्टुलेट इसमें ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से नीचे वाली ट्रांजिशन स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी है वो रेडिएशन के माध्यम से या कुछ एनर्जी इमिट करेगा। और अगर वो कोई लो से हाई ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है। ऐसे नहीं है रेंडमली कि एनर्जी अपने आप एक इसमें घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा या फिर गेन करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये थी 4 बोर की पोस्टुलेट्स। तो चलिए एक बार फिर चारों पोस्टुलेट को हम देख लेते हैं। तो पहली जो बोर ने पोस्टुलेट दी थी वो थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट के इसके न्यूक्लियर के चारों ओर। मतलब अगर ये न्यूक्लियर हम माने और इसके अगर चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये न्यूक्लियस है और ये मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से इसमें ऑर्बिट में चारों ओर मूव करेगा। ये बताती है पोस्टुलेट नंबर 1 किसके कारण मूव करता है? ड्यू टू द कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन, तो इससे हमें पोस्टुलेट नंबर 1 से हमें मिलती है 2 इक्वेशन। पहली, अगर हम यहां तक देखें तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल या कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, और वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो उससे वो होता है mv²/r। तो इक्वेशन हमें 1 से ये मिल गई। सेकंड, जब यहाँ से ड्यू टू द कूलम्बिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो कूलम्बिक अट्रैक्शन के लिए फोर्स कौन सा फोर्स काम करता है, क्या होता है उसका? वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पे Q1 Q2 रिप्रेजेंट करता है दो चार्ज, तो दो चार्ज है उसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको। तो पोस्टुलेट नंबर 1 से हमें ये 2 इक्वेशन मिलती है, और इससे हम आगे हम सॉल्व करेंगे, वो उसका यूज करेंगे हम जो मैथमेटिकल वर्जन ऑफ पढ़ेंगे उसका, नील्स बोर का मैथमेटिकल वर्जन, उसमें इन दोनों का यूज करेंगे। तो अब आते हैं फॉर इन सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या करता है? जो फर्स्ट पोस्टुलेट में हम पढ़े कि वो साधारण सा बताता है, सीधा सीधा बताते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये बताता है। तो सेकंड पोस्टुलेट है वो इसको स्पेसिफिक कर देता है कि किन किन ऑर्बिट्स में मूव करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स ओनली इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल ऑफ h बार और h/2π। यानी उसी दूसरी भाषा में बोले हैं तो इलेक्ट्रॉन जो पाथ मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर वो एक क्वांटाइज ऑर्बिटल में मूव करता है या स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करता है, जिसका जो मोमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंट है वो इंटीग्रल ऑफ होता है, किसका इंटीग्रल ऑफ होता है h बार या h/2π। यानी इसको इक्वेशन मैथमेटिकली में इक्वेशन के रूप में लिखे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ h बार या h/2π। ये इक्वेशन मिलती है हमें पोस्टुलेट नंबर सेकंड से। तो दो इक्वेशन हमें पहले पोस्टुलेट से मिली, एक हमें इससे मिल गई। तो इसी का हम ये देखेंगे जब हम मैथमेटिकल वर्जन करेंगे ऑफ बोर मॉडल का। अब हमें तीसरी पोस्टुलेट पे आते हैं। तीसरी पोस्टुलेट क्या है? तीसरी पोस्टुलेट कुछ नहीं बताता, तीसरी पोस्टुलेट यही दिखाती है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले हम देखे ऑर्बिट में घूमता है, फिर उसको स्पेसिफाई किए कि कौन सी ऑर्बिट में घूमता है। अब स्पेसिफाई करने के बाद अब हम देखेंगे कि जब वो ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी छोड़ता है या नहीं है। तो ये तीसरा पोस्टुलेट हमें बताता है कि जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है या फिर क्वांटाइज्ड और इसमें ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो एनर्जी है वो क्या लॉस नहीं होता, उसका एनर्जी वो कांस्टेंट रहता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड और कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इसको हम बोल देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करेगा तो उसका एनर्जी ना लूज होगा ना गेन करेगा, यानी उसका ना तो एनर्जी बढ़ेगा न कम होगा, उसका एनर्जी उतना ही रहता है। यह बताते हैं हमें पोस्टुलेट नंबर 3। इस थर्ड नंबर पोस्टुलेट से हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलती। फोर्थ नंबर पोस्टुलेट देखते हैं। तो इसमें क्या है? रेडिएशन इज एमिटेड इन एन एटम वेयर एन इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी हाँ, अब तीसरे पोस्टुलेट में हम देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो एक सेम उसमें मूव करे, ऑर्बिट में मूव करे, तो उसका एनर्जी वो लूज नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। तो फोर्थ नंबर पोस्टुलेट है वो क्या बताती है? ये हम एक और ऑर्बिट दूसरा मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है। तो अब की बार मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूव कर रहा है ऑर्बिट नंबर 2 में, या N2 मान लेते हैं और इसका ऑर्बिट नंबर N1। तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो थर्ड नंबर के अनुसार अगर वो इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ना गेन करेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन ये पोस्टुलेट नंबर 4 हमें बताता है कि जब ये ठीक है कि अगर सेम में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट आता है इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इस ऑर्बिट में घूमता घूमता अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए और इसमें घूमने लगे तो उसका है एनर्जी वो लूज होगा। तो मैथमेटिकल के लिए हम देख लेते हैं, इसका मान लेते हैं एनर्जी था E2 और इसका हो गया हमारा एनर्जी E1। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? क्योंकि एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। और इसको हम एनर्जी जो उसके रेडिएशन के रूप में छोड़ेगा तो उसका अगर हम लिख सकते हैं h म्यू, यहाँ पे म्यू है वो डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, E2 माइनस E1। यहाँ पे ये है फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी थी चारों पोस्टुलेट, इसके वजह से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमने नोट की। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकल वर्जन ऑफ
बोर मॉडल, यानी जो हमें नील्स बोर ने जो चारों पोस्टुलेट दी थी उसका जो इक्वेशन है उसका यूज करके हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसका टाइम है, टाइम पीरियड, यानी यहां से ऐसे घूम के आने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।